हाँ जी साथियों, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोगों ने अपना टेस्ट दिया, पेपर ठीक लगा होगा आप लोगों को। आप लोगों ने ये पेज फर्स्ट का टेस्ट नंबर 4 दिया था। आपको पता होगा अपना जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, यहाँ टेस्ट सीरीज की एक खास बात है। क्या खास बात है? खास बात यह है कि अपनी टेस्ट सीरीज में 3 प्रकार की पीडीएफ है। क्वेश्चन की पीडीएफ, आंसर्स की पीडीएफ, वीडियो सॉल्यूशन पूरे पेपर का और उसकी भी पीडीएफ, और वीडियो सॉल्यूशन सारे पेपरों का, यानी 6000 क्वेश्चनों का वीडियो सॉल्यूशन हम लोगों ने आप लोगों के लिए परोसा है। अच्छा रहेगा आप लोग अपने हिसाब से पढ़ें और वीडियो सॉल्यूशंस का लाभ भी उठाएं। पेज फर्स्ट का टेस्ट नंबर 4 था, जिसमें सिलेबस ये था। सीनियर सेकेंडरी का ये चौथा चैप्टर है, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में दिया गया था। यूजी में चौथा चैप्टर केमिकल डायनेमिक्स था और पीजी में चौथा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था, जो मैंने आप लोगों को करवाए हैं। यानी आप अनुमान लगाओ, टेस्ट नंबर 4 में चौथा, टेस्ट नंबर 5 जो 15 दिन बाद होगा, उसमें पांचवा चैप्टर आएगा। यहाँ सॉल्यूशन है 5वां। इसमें सीनियर सेकेंडरी में जो टेस्ट नंबर 5 आप देंगे, और यूजी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है 5वां, और पीजी में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूजी में भी है, पीजी में भी है। यूजी में चैप्टर नंबर 4 है और पीजी में चैप्टर नंबर 5 है, और पीजी में चैप्टर नंबर 5वां थर्मोडायनेमिक्स है। थर्मोडायनेमिक्स में 3 चीज़ें वहाँ दी गई हैं, वो आपको वहाँ बता दूंगा मैं। खैर, सॉलिड स्टेट एंड सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल डायनेमिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन 3 चैप्टरों में से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी पीजी वाली ही उठाई है। केवल पीजी वाली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 पॉइंट दिए थे, जिसमें पहला पॉइंट था मेजरिंग ऑफ ईएमएफ, कोलाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, और मेम्ब्रेन इक्विलिब्रियम। 3 पॉइंटों से हमने लगभग 30 क्वेश्चंस यहाँ से चुराए हैं, और लगभग 65 के आसपास, 65 70 के आसपास के लगभग क्वेश्चन यहाँ से लिए। 60-65 यानी 30 इसके हैं, 60 के लगभग यहाँ, या 58 हो सकते हैं या 62 हो सकते हैं। एग्जैक्ट कैलकुलेशन मैं नहीं कह सकता, लेकिन लगभग 30 यहाँ से हैं और लगभग 60 के आसपास यहाँ से 150 क्वेश्चनों का पेपर, जैसा कि हर बार आ रहा है ऐसा पेपर 300 नंबरों का, 3 घंटे का, और 0.67 नंबर नेगेटिव मार्किंग था। यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, और उसमें से यदि आपने गलत किया है तो 0.67 नंबर, जैसा कि आरपीएससी काटती है वैसे ही हम लोगों ने काटा था। पेपर में कुछ क्वेश्चंस मैंने जानबूझ के टफ दिए थे। यह बात ध्यान में रखते हुए हो सकता है टफ क्वेश्चन पेपर में आ जाए, है ना। चलो ठीक है, एक एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 था, क्रिसोबेरिल में, इन क्रिसोबेरिल बेरिलियम, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन युक्त एक यौगिक ऑक्साइड आयन घनीय निबिड़ संकुलित संरचना बनाते हैं। एल्यूमिनियम आयन चतुष्फलकीय रिक्तियों के 1/4वें भाग में रहते हैं, और बेरिलियम आयन अष्टफलकीय रिक्तियों के 1/4 भाग में रहते हैं। यानी आपको यहाँ 3 प्रकार के तत्व दिए हैं। एक तो दिया है बेरिलियम, एक दिया है एल्यूमिनियम, और एक दिया है ऑक्सीजन। अब ये क्या कह रहा है, इनमें से जो ऑक्साइड आयन है वो घनीय निबिड़ संकुलित संरचना, यानी कि क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर बनाता है। मैंने आप लोगों को बताया कि जो भी सीसी, एफसीसी, एचसीपी, सीसीपी कुछ भी बनाए, उसको एक मान लो आप लोग, ठीक है। अब एल्यूमिनियम चतुष्फलकीय रिक्तियों का 1/4 भाग, चतुष्फलकीय का मतलब 2 से गुणा करना है, टेट्राहेड्रल, 1/4 का मतलब बटा 1/4 करना है। इसी प्रकार से बेरिलियम आयन अष्टफलकीय रिक्तियों का 1/4,
बेरिलियम आयन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए 1/4 बना रहा था, तो यदि आप लोगों को ऑक्टाहेड्रल लेना है तो 1 लेना है, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल रिक्तियों की संख्या कितनी होती है, n होती है, और चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होती है। तो देखो बेरिलियम ऑक्टाहेड्रल बना रहा था तो n यानी एक परमाणु मानना आपने। एल्यूमिनियम चतुष्फलकीय बना रहा था तो 2n होता है, 2 से गुणा कर दिया आपने, ये 1 है। अब आप इसको सोल्व करो तो 1/4 यहाँ अनुपात आएगा, अनुपात 2/4 यानी 1/2 अनुपात 1। अब इसको आप लोग सरल अनुपात में कन्वर्ट करो, इसके लिए 4 से गुणा कर दो, गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 से 4 काट दो, 1/2 यानी यौगिक का सूत्र हो जाएगा BeAl2O4। ऐसा प्रश्न वैसा उत्तर, तो BeAl2O4 प्रश्न में दूसरा ऑप्शन दिया गया था, 2 नंबर का था और 0.67 इसके मार्किंग थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Ag प्लस सोल के लिए अधिकतम फ्लोक्यूलेशन मान या फ्लोक्यूलेशन वैल्यू और वाला इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा। ध्यान से सुनो, आप लोगों ने एक हार्डी सुलजे का नियम सुना था। हार्डी सुलजे का नियम क्या कहता है? हार्डी सुलजे का नियम, हार्डी सुलजे का नियम कहता है कि जो स्कंदन आयन या ऊर्णन आयन है, स्कंदन आयन या ऊर्णन आयन, कोगुलेटिंग आयन की संयोजकता जितनी ज्यादा होगी उसकी स्कंदन क्षमता यानी कोगुलेटिंग वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। यदि किसी भी आपको कोलाइड के लिए स्कंदन क्षमता के लिए पूछा जाता तो आप उसके आयन की संयोजकता देखते। आपको यहाँ Ag प्लस दिया है, इसका मतलब आपको क्वेश्चन में धनावेशित सोल दिया है और धनावेशित सोल में स्कंदन क्षमता उस ऋणायन की ज्यादा होगी जिस ऋणायन की संयोजकता ज्यादा होगी। यहाँ आप लोगों को ऋणायन दिया है, एक तो NaCl यानी Cl माइनस है, दूसरा Na2S यानी S-2 है, एक SO4 2 माइनस, देखो Na2SO4 का मतलब SO4 2 माइनस है, और Na3PO4 का मतलब हो जाएगा PO4 3 माइनस है। यदि आप हार्डी सुलजे के नियमानुसार यहाँ स्कंदन क्षमता का क्रम लिखेंगे, स्कंदन क्षमता का क्रम इन आयनों के, तो जैसे जैसे संयोजकता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी स्कंदन क्षमता बढ़ती जाएगी। मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूँ जहाँ से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसका उत्तर 4 नंबर दिया होगा कि Na3PO4 यानी PO4 3 माइनस की जो है, ध्यान से सुनो, यह इसकी स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा है। प्रश्न आप लोगों को फ्लोक्यूलेशन वैल्यू पूछा है, याद रखना फ्लोक्यूलेशन वैल्यू यानी फ्लोक्यूलेशन मान जो है यह स्कंदन क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या आप लोग इसको संयोजकता भी बोल सकते हैं, वैलेंसी भी बोल सकते हैं। किसी भी आयन की जितनी कम संयोजकता होगी उसकी फ्लोक्यूलेशन वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी, याद रखिएगा ये बात। तो यहाँ NaCl में Cl माइनस की स्कंदन क्षमता सबसे कम है, तो इसकी जो फ्लोक्यूलेशन वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होगी। इसको याद रखना, आप लोग याद रख लोगे। अगला क्वेश्चन, किसी गैस का धातु की सतह पर ऊष्मीय वियोजन में अभिक्रिया की कोटि है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन द थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ ए मेटल। यानी आप लोगों को क्वेश्चन दिया है कि कोई भी मेटल की सरफेस है, जैसे
ये प्लेटिनम हो सकती है, ये टंगस्टन हो सकती है, ये गोल्ड हो सकती है। इसकी सतह पर किसी गैस का डिसोसिएशन, जैसे मान लो आप लोगों ने अमोनिया लिया, अमोनिया को आप प्लेटिनम की सरफेस पर थर्मली डिकम्पोजिशन करवाया तो ये गैस बनेगी ऐसे। आप लोगों ने फास्फिन ले लिया PH3, आप यदि इसको टंगस्टन की सरफेस पर इसका थर्मल डिकम्पोजिशन करवाओगे तो कुछ इस प्रकार की रिएक्शन बन जाएगी। यदि आप लोगों ने HI गैस को ले लिया, इसको गोल्ड की सतह पर थर्मल डिकम्पोजिशन करवाओगे तो ये बनेगी। और इस प्रकार की सभी अभिक्रियाओं की जो कोटि है वो जीरो ऑर्डर होती है। इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के 4 एग्जाम्पल NCERT वाले ने दिए थे। पहला दिया था किसी भी गैस का धातु की सतह पर ऊष्मीय वियोजन, दूसरा H2 और Cl2 के द्वारा HCl का निर्माण, वो भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और धातु की सतह पर ऊष्मीय वियोजन के NCERT में ये 2 एग्जाम्पल दिए थे। और चौथा दिया था कुछ एंजाइम उत्प्रेरित अभिक्रियाएं, सम एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शंस। अच्छा, उसकी भी खास बात है, सम क्यों लगाया, सारी नहीं है, कौन कौन सी हैं ये मैंने ऐप में आपको काइनेटिक्स एंड कैटालिसिस जो पॉइंट करवाया है उसमें एंजाइम कैटालिसिस में जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एंजाइम के लिए करवाया है। एंजाइम के लिए 2 प्रकार के ऑर्डर पॉसिबल होंगे, जीरो या फर्स्ट। तो कुछ एक अभिक्रियाएं जो है वो शून्य और जीरो ऑर्डर की होगी। अगला क्वेश्चन, डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल कितना होता है? आप लोगों को पता होगा और ये तो याद ही होगा, डेनियल सेल का मानक विद्युत वाहक बल यानी E नोट सेल इज इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड होता है। और जो डेनियल सेल होता है इसमें कैथोड के रूप में आप लोग कॉपर की छड़ लेते हैं और कॉपर का मतलब Cu2 प्लस कॉपर। कॉपर का जो मानक अपचयन विभव होता है वो प्लस 0.34 वोल्ट होता है। और डेनियल सेल के लिए एनोड के रूप में आप लोग जिंक लेते हैं और जो जिंक है इसका मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस 0.76 वोल्ट होता है। आप डेनियल सेल का यदि मानक इलेक्ट्रोड विभव निकालना चाहोगे तो E नोट सेल इज इक्वल टू आ जाएगा E नोट कैथोड प्लस 0.34 वोल्ट माइनस E नोट एनोड, ये माइनस का है 0.76 वोल्ट, और इसको जोड़ दोगे तो 1.10 वोल्ट आ जाएगा। किसी भी सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सदैव धनात्मक होगा। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। यदि नेगेटिव आए तो आप गलत हो, सेल गलत नहीं है। अगला, CMC में सरफेक्टेंट अणु क्या होते हैं? ध्यान से सुनो। CMC क्या चीज है? CMC का मतलब है क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, यानी क्रांतिक मिसेल सांद्रता। क्या होता है क्रांतिक मिसेल सांद्रता या क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन? इसका सीधा सा अभिप्राय होता है कि वह सांद्रता जिससे ऊपर कोलाइड का निर्माण होता है। यदि आप सांद्रता को मिसेल तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, यदि आप सांद्रता को थोड़ी सी भी कम कर देंगे तो विद्युत अपघट्य का निर्माण हो जाता है। CMC पर क्या होता है? CMC पर जो छोटे अणु हैं संगुणित होकर कोलाइड का आकार ग्रहण करते हैं। कोलाइड का आकार ग्रहण करते हैं। कब?
जब CMC होगी तब, ठीक है, कोलाइड का आकार ग्रहण करेंगे क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन पर। इसका एक एग्जाम्पल भी है, जैसे साबुन और अपमार्जक हैं। तो साबुन और अपमार्जकों के लिए CMC का मान कितना होता है? 10 की घात -4 से 10 की घात -3 मोल प्रति लीटर। इसका मतलब यह होगा कि यदि सांद्रता इससे कम है तो साबुन और अपमार्जक के कण छोटे छोटे होंगे और विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइट का काम करेंगे। जैसे ही सांद्रता CMC पर आ जाएगी तब ये सारे अणु आपस में जुड़ जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, संगुणित हो जाएंगे और जुड़ करके कोलाइड का निर्माण कर लेंगे। तो यहाँ एसोसिएट शब्द दिया था, पहला उत्तर सही था, बाकी का कोई मतलब ही नहीं है। ठोसों के दोष के संबंध में सही कथन है, यानी ठोसों में जो दोष होते हैं, डिफेक्ट होते हैं, उनके बारे में सही कथन पूछा है। पहला, फ्रेंकल दोष एक रिक्ति का दोष है। फ्रेंकल दोष एक रिक्ति का दोष नहीं है। फ्रेंकल दोष में होता क्या है? फ्रेंकल दोष में अवयवी कण अंतराकाशी स्थानों में आते हैं। अवयवी कण अंतराकाशी स्थानों में विस्थापित होते हैं। इंटरस्टिशियल स्पेस में, अंतराकाशी स्थान का मतलब इंटरस्टिशियल स्पेस में विस्थापित होते हैं। फ्रेंकल दोष में अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थानों में विस्थापित होते हैं। यह आयनिक ठोसों का गुण है। एक चीज आप लोग नोट करना जरा ध्यान से, यह अंतराकाशी दोष नहीं है। अंतराकाशी दोष नॉन आयनिक ठोसों में पाया जाता है और वो भी तब होता है जब बाहर से कोई कण अंदर आए और अंतराकाशी स्थानों में समा जाए, तब उसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। ऐसी कंडीशन में क्रिस्टल का घनत्व यानी कि डेंसिटी बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आप लोग मेरी बात समझे कि नहीं समझे? अंतराकाशी दोष अलग चीज है और फ्रेंकल दोष अलग चीज है। फ्रेंकल दोष आयनिक ठोसों का गुण है। इन ठोसों में ठोस का ही अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़कर अंतराकाशी स्थान में आया है, इसलिए इसको विस्थापन दोष कह सकते हैं, अंतराकाशी दोष नहीं कहेंगे। इस दोष से क्रिस्टल के घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ गए आप लोग बात? ये क्या कह रहा है? फ्रेंकल दोष रिक्ति का दोष नहीं है, फ्रेंकल दोष विस्थापन दोष है। शोटकी दोष एक अव्यवस्था दोष है, डिसलोकेशन इफेक्ट है। डिसलोकेशन का मतलब क्या होता है? ये डिसलोकेशन दोष है। एक अवयवी कण अपना मूल स्थान छोड़ करके जाए और उसी स्थान पर रहे तो वो अव्यवस्था होती है। ऐसा शोटकी में नहीं होता। शोटकी दोष में क्या होता है? शोटकी दोष आपको बहुत बढ़िया तरीके से याद आ रहा होगा। शोटकी दोष जो है ये रिक्ति का दोष होता है, रिक्ति का दोष होता है। इसमें एक धनायन और एक ऋणायन अपना मूल स्थान छोड़ करके अवयवी कण से बाहर चले जाते हैं। क्रिस्टल के घनत्व में कमी आती है, डेंसिटी कम हो जाती है। एक इलेक्ट्रॉन के फंसने से F केंद्र का निर्माण होता है। हाँ, ये बात सही है। शोटकी दोष का घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कह रहा है सही कथन। तो F केंद्र आप लोगों को पता होगा ऋणावेशित रिक्ति होती है। एक ऐसी रिक्ति जिसमें जो अधातु था वो निकल गया, वहाँ एक इलेक्ट्रॉन समाहित हो गया। इलेक्ट्रॉन के समाहित होने से F केंद्र बनता है और F केंद्र जो है वो क्रिस्टल को रंगीन कर देता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल की इकाई कोष्ठिका में A बराबर B बराबर C नहीं है और अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा नहीं है? यानी जिसमें A और B और C ये तीनों बराबर नहीं है, अल्फा बीटा गामा भी बराबर भी नहीं है और 90 डिग्री के भी नहीं है, तो ऐसा क्रिस्टल त्रिंताक्ष क्रिस्टल होगा। और त्रिंताक्ष क्रिस्टल का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है
पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7। तो इसका एग्जाम्पल होगा K2Cr2O7। एक धातु धात्विक त्रिज्या √2 एंगस्ट्रॉम के साथ हलक केंद्रित घन संरचना में क्रिस्टलीकृत है, यूनिट सेल का क्या आयतन होगा। अब देखो ये कह रहा है कि धातु का जो क्रिस्टल है वो FCC बना रहा है। FCC का अभिप्राय क्या होता है? FCC का मतलब इस प्रकार से आप लोगों ने बनाया होगा, ये ऐसे होता है FCC में जो सब्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कोनों पर भी होते हैं और एक होता है केंद्र में ऐसे। अब देखो आप ये A है, ये A है, आप लोगों को ये वाली भुजा निकालनी है। इसको यदि आप नाम दे दो कोई ABC या कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C तो आप लिख सकते हैं AC² बराबर AB² प्लस में BC²। अब देखो AC² बराबर आ जाएगा A² प्लस A² बराबर 2A²। AC बराबर क्या आ जाएगा √2A। अब A से C की तरफ चलो आप, 1R 2R 3R 4R, तो AC का मतलब 4R बराबर √2A आ गया। इसका मतलब A बराबर क्या आ जाएगा 4R बटे √2 आ गया। अब ये क्या कह रहा है, R √2 एंगस्ट्रॉम है, R इसने दे रखा है, R बराबर √2 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो अब आप लोगों को क्या करना है, आयतन निकालना है। आयतन का मतलब होता है भुजा क्यूब, तो A³ बराबर 4 गुणा √2 बटे √2 का होल क्यूब, यही आएगा क्या। A बराबर 4R बटे √2। ठीक है, तो अच्छा एंगस्ट्रॉम में दिया है R एंगस्ट्रॉम में दिया है और यूनिट सेल का आयतन मीटर क्यूब में पूछा है, ये रहा मीटर क्यूब में पूछा है। चलो ये वाला मिटो तुम्हें, ये तो हो गया 4R बराबर √2A आ गया। तो अब देखो आप लोग A बराबर क्या हो जाएगा, ये गुणा में है 4R बटे √2, तो A बराबर 4R बटे √2, A बराबर 4 इंटू R का मान √2 गुणा 10 की घात -10 है, ऐसे कर दो चाहे बटे √2, यहीं पे काट दो R से R। अब A³ कर दो तो ये आ जाएगा 64 गुणा 10 की घात -30, तो 64 गुणा 10 की घात -30, ये 6.4 गुना है, ये तो गलत है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये 6.4 गुणा 10 की घात -29 है, तो ये बात जच रही है। आप मान लो इसको 10 से गुना और 10 का भाग दोगे तो 6.4 गुणा 10 की घात -29 आ जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही। प्रिय साथियों नमस्कार, सभी को जय हिंद, जय श्री राम, राधे राधे। साथियों मैं अशोक शर्मा केमिस्ट्री लेक्चरर आप लोगों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर केमिस्ट्री लेकर के आ रहे हैं। दोस्तों मैं 2018 केमिस्ट्री में 22वीं रैंक लेकर के आया था राजस्थान में, और लगभग 10-12 सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, काफ़ी कोचिंगों में इनमें पढ़ाया है। 2023 में सेट का पेपर हुआ था, वो भी क्वालिफाई किया था। अब देखो दोस्तों, होप एजुकेशन JM की जो एप्लीकेशन है ये केवल केमिस्ट्री को समर्पित है, और हम आप लोगों के लिए फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की केमिस्ट्री और इसकी टेस्ट सीरीज लेकर के आ रहे हैं। तो वीडियो अपने चल भी रहे हैं। मैं आपको थोड़ा सा पहले ये बता देता हूँ कि हम जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं उसकी रणनीति क्या है। आप लोग यदि अपना ऐप इंस्टॉल करते हैं तो ऐप में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में हमने डेमो डाल रखे हैं, डेमो वीडियोस जो लगभग 30-40 घंटे के हैं, आप उनको देख सकते हैं, जो निःशुल्क हैं। सभी वीडियो में इसी प्रकार की रणनीति है। RPSC फर्स्ट ग्रेड का जो वीडियो कोर्स हमने तैयार किया है उसमें
जो भी पॉइंट लिया है उस पॉइंट को पूरा पढ़ाया है। सबसे पहले हमने टॉपिक का एनालिसिस किया है, उसके बाद में उस टॉपिक में से 2011, 2013, 2015, 2018 और 2022 इन 5 फर्स्ट ग्रेड की भर्तियों में कितने क्वेश्चंस आए हैं, कौन कौन से पॉइंटों से क्वेश्चन आए हैं, उनका एनालिसिस किया है। उसके बाद टॉपिक को टेक्निकल शब्दों को इंग्लिश में लेते हुए कंप्लीट हिंदी मीडियम में एक्सप्लेनेशन किया है। पॉइंट को एक्सप्लेन करने के बाद हमने उस पॉइंट के जो इन 5 सालों में प्रश्न आए थे उन सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन किया है। साथ में इन पॉइंटों से संबंधित NCERT की बुक में जो भी क्वेश्चन दिए हैं उन सारे क्वेश्चनों को सॉल्यूशन किया है और कुछ अदर क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं जो आप लोगों के लिए उसी पॉइंट में एक साथ ही सॉल्यूशन मिलेगा। आपको मेरे वीडियो लगभग 3-4 घंटे के मिलेंगे जिसमें एक पॉइंट को पूरा एक्सप्लेन किया, पूरा एक पॉइंट। तो पहले उस पॉइंट को एनालिसिस किया गया, RPSC फर्स्ट ग्रेड के 5 पेपरों में यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कहाँ से आए हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा भाई कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसी प्रकार RPSC सेकंड ग्रेड में मैंने इसी रणनीति से वीडियो बनाए हैं, लेकिन यहाँ जो पेपर लिए हैं वो सेकंड ग्रेड के 2011 से लेकर के 2022 तक सेकंड ग्रेड के कुल 10 पेपर हो चुके हैं। 10 पेपरों में 2011 कोर्ट ऑर्डर से 2011 हुआ, 2013 स्पेशल एजुकेशन सेकंड ग्रेड 13, 16 संस्कृत 2018, स्पेशल एजुकेशन TSP 2018, 2018 संस्कृत एजुकेशन 2022 और जनरल 2022। ये 10 सेकंड ग्रेड के पेपर हुए हैं। मैंने टॉपिक लिया है, उसके बाद में उस टॉपिक में इन 10 पेपरों में उस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो इन 10 पेपरों में एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से बने हैं उनको बताया है, टॉपिक को विस्तार पूर्वक समझाया है। सेम 3 प्रकार के क्वेश्चनों का टॉपिक खत्म होते ही क्वेश्चन सॉल्यूशन करवाए हैं, जिसमें RPSC के इन 10 सालों के पेपर 10 पेपरों में आए हुए क्वेश्चंस जो उस पॉइंट से संबंधित है उनको, NCERT के क्वेश्चंस और कुछ मुझे जो भी 5, 10, 15, 20, 50 क्वेश्चन उस पॉइंट के अच्छे लगे उनको भी यहाँ पर सॉल्यूशन करवाया है। ये तो वीडियो की रणनीति है। अब देखो दूसरी बात और बता दूं आप लोगों को मैं, जो संपूर्ण रिकॉर्डेड कोर्स है वो दोनों प्रकार के मीडियम, हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार के माध्यम के बच्चे देख सकते हैं। फिर भी डेमो देख करके एक बार जो भी हमने फ्री में डेमो डाल रखे हैं उनको देख लेना आप लोग बढ़िया तरीके से। पूरा स्टडी मटेरियल चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन आप लोगों के लिए ये मैटर मैंने तैयार किया है। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी तैयार की है। फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है वो 78 प्रकार के पेपर मैंने लिए हैं, जिनमें 35 पेपर अदर स्टेट्स के हैं और 43 पेपर राजस्थान के हैं केमिस्ट्री से संबंधित। अदर स्टेट में गुजरात, महाराष्ट्र, केरला इन सारे स्टेटों के पेपर लिए हैं, अपने भी पेपर लिए हैं। इन पेपरों के 60% क्वेश्चन और 40% क्वेश्चन मैंने खुद से बनाए हैं और 6100 प्रश्नों की फर्स्ट ग्रेड के लिए और लगभग 2100 क्वेश्चनों की टेस्ट सीरीज सेकंड ग्रेड के लिए तैयार की है। तो आप लोगों को फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड केमिस्ट्री के लिए यदि बढ़िया तैयारी करनी है तो मैं आप लोगों को गारंटी दे सकता हूं कि आपको मैं अच्छा पढ़ाने का प्रयास करूंगा। इसके अलावा मैं ये भी बताता हूं कि पट्टी पर नंबर चल रहे हैं हमारे, आप किसी भी वक्त हमसे क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं और हम जैसे ही फ्री होते हैं आपके क्वेश्चन आंसर को सॉल्यूशन करके आपको संतुष्टि प्रदान करने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, केमिस्ट्री को समर्पित हमारे चैनल आप लोगों को केमिस्ट्री के क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा। नवरात्र स्थापना होने वाली है, माता जी का आशीर्वाद बरसेगा। आप लोगों से मेरा यही कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, फ़ायदा उठाएं, ऐप इंस्टॉल करें और ऐप में दिए गए डेमोज जो हैं वो देखें। ऐप टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर के आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं, डेमो वगैरह देख सकते हैं फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बढ़िया तरीके से। और आप लोगों को तय बात है अच्छे लगेंगे, यदि अच्छे लगें तो आप संपर्क करिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।